निकाल लें, कोलिजन। तो कोलिजन वाला मॉड्यूल निकाल लें। कोलिजन की ईएलपी 1-2 डिस्कस हो चुकी अपनी, तो मॉड्यूल निकाल लें फटाफट, कोलिजन तक का अपन डिस्कशन कंप्लीट कर लेते हैं। कल बोला था शायद कि डिस्कशन अपन कल करेंगे। इसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 36 तक का, ये विस्फोट तक का पूरा डिस्कशन कर लिया है। आप आ जाइए पेज नंबर 137, क्वेश्चन 37 से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 37 से 40 तक, 41 से 45 तक, 44 में करेक्शन है। 5 ग्राम मिट्टी का ढेला पूर्व दिशा में 10 से और पश्चिम दिशा में 15 के वेग से 2 ग्राम दूसरे मिट्टी के ढेले में सीधी टक्कर होती है। तो 30 और 50, 20/7 टक्कर के पश्चात दोनों ढेले परस्पर चिपक जाते हैं, संयुक्त ढेले का वेग होगा। तो बिल्कुल 20/7 इसका आंसर आना चाहिए, है ना। वो 2.88 कर लेना इसको, जो 44 वाला है इसमें तीसरे ऑप्शन में 2.88 सेंटीमीटर पर सेकंड कर लेना पूर्व दिशा में। 46 तक डाउट, 50 तक, 50 तक बोलो। 48, 48 वाले की बात कर लेते हैं। 48 में अपने को बोला है कि एक वस्तु ए अन्य स्थिर वस्तु के साथ टकराती है। ये वस्तु ए हो गई जिसका वेग हो गया u। एक दूसरी अन्य वस्तु बी है और ये बी विराम पर है, रेस्ट पर है। टकराने के बाद दोनों वस्तुएं समान चाल से परस्पर विपरीत दिशाओं में चली जाती है। यानी वस्तु ए इस तरफ जा रही है, वस्तु बी इस तरफ जा रही है, समान चाल, यानी ये भी वी ये भी वी। तो ए और बी के द्रव्यमानों का अनुपात अपने को बताना है। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे वो होगा संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और मैं क्या लिख सकता हूं, एम ए इंटू यू, और जो एम बी है वो विराम पर है 0। यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये ए द्रव्यमान पीछे जा रहा है तो ये हो जाएगा एम ए इंटू वी माइनस के साथ, और ये हो जाएगा एम बी इंटू वी। इसको इधर ले लेता हूं ताकि एम ए वाले टर्म्स एक तरफ आ जाए, तो जैसे ही एम ए वाले टर्म्स एक तरफ आ जाएंगे यू प्लस वी बन जाएगा। और यहां पर एम बी इंटू वी, और मुझे एम ए बटे एम बी ज्ञात करना है। तो एम ए बटे एम बी हो जाएगा वी बटे यू प्लस वी। इसके बाद मेरे पास एक और चीज होती है जो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। इस सवाल में जैसा कहा है कि वो पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर करती है, यानी ई का मान 1 है, और ई का मान यदि 1 है तो ई होता है V2 माइनस V1। तो V2 यानी V, माइनस की जगह माइनस और V1 की जगह माइनस अपॉन U1 माइनस U2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 1 बराबर 2V बटे U, तो U बराबर 2। और u का मान 2v रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा v, और 2v और v मिलकर 3v। तो 1/3 आ जाएगा द्रव्यमानों का।
हाँ, इसमें ऐसा मानना मतलब रखना पड़ेगा अपने को, यहाँ पर बताना चाहिए समक्षतः, यानी हेड ऑन। हेड ऑन तो टकरा रही है, पर अपने को यहाँ पर 47 क्वेश्चन में आप लिख लो, इसमें ई अपने को 1 लिखना पड़ेगा बेटा, तब जाकर अपना आंसर आएगा m1 बराबर m2। तो 47 में पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर अपने को मेंशन करना चाहिए। क्वेश्चन 51 तक कोई भी डाउट? क्वेश्चन 55 तक? नो। 52, न्यूट्रॉन किसी स्थिर ड्यूट्रॉन से प्रत्यास्थ प्रत्यक्ष प्रत्यास्थ टक्कर करता है और टक्कर में न्यूट्रॉन की आंशिक ऊर्जा क्षय। ऐसे सवाल हमने किए थे आंशिक ऊर्जा क्षय, जिनमें एक कण कोई m1 द्रव्यमान का u से चलता है, दूसरा m2 द्रव्यमान का कण विराम पर होता है, टक्कर के बाद ये m1 द्रव्यमान का कण v1 से और m2 द्रव्यमान का कण v2 से चलता है। तो ये जो कण है, इसकी गतिज ऊर्जा में हानि के लिए, आंशिक हानि के लिए, यानी डेल्टा के ई अपॉन के ई के लिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला सीखा था 4m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल, और ई बराबर 1 होना चाहिए। वहां जाके देखना, नोट्स में हमने लिखा हुआ है सब कुछ पूरा, क्या क्या शर्तें हैं वो पूरी अपन ने लिखी हुई है। एक द्रव्यमान बाद वाला विराम पर होना चाहिए, टक्कर ई बराबर 1 वाली होनी चाहिए, और जिस चीज के पास गति है उसकी गतिज ऊर्जा में हानि का ये आंशिक भिन्नांक मान यहां पर अपने को मिलेगा। क्वेश्चन 55 तक में, क्वेश्चन 60 तक, 56 पे गोला लग रहा है आपके? 56 में क्या करना है, एक धातु की गेंद है, एक रबर की गेंद है, और धातु की गेंद यहाँ पर m द्रव्यमान v वेग से गतिशील है, रबर की भी समान द्रव्यमान की गेंद v वेग से गतिशील है, और कहा जा रहा है कि धातु की गेंद यहाँ पर आकर विराम पर आ जाती है और रबर की गेंद यहाँ से v वेग से टकराकर लौट जाती है। तो जो चीज विराम पर आ जाएगी उसके संवेग में परिवर्तन, और जो चीज टकराकर लौट जाएगी उसके संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन किसके लिए ज्यादा हुआ? रबर वाली बॉल के लिए। क्वेश्चन 60 तक, 65 तक, 64। 64 में ऐसा कुछ बोला बेटे कि यहां पर एक लिफ्ट है, और ये लिफ्ट ऊपर की ओर गतिशील है, और लिफ्ट का ऊपर की ओर जो वेग है वो 1 मीटर प्रति सेकंड है। लिफ्ट को हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 मानकर लिख देंगे कि लिफ्ट का यहाँ पर प्रारंभिक वेग भी 1 है, और गेंद जब इस लिफ्ट से टकराती है और टकराकर वापस जाती है तो टक्कर के बाद भी लिफ्ट का वेग 1 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। जो बॉल आकर इस लिफ्ट की छत से टकरा रही है वो बॉल 5 मीटर गिर कर आई है। 5 मीटर गिरने के बाद बॉल का टक्कर के ठीक पहले वेग किस फॉर्मूले से निकालेंगे? √2g, से एच का मान 5 रखने पर ये आ जाएगा 10, नीचे की ओर है इसीलिए -10 की बॉल का टक्कर के पहले वेग यानी u2 -10 है, और टक्कर के ठीक बाद वेग v2 हमें पता करना है। और हम ऐसे सवालों में जिसमें एक भारी ऑब्जेक्ट होती है उनको करने का पैटर्न हमने क्या बोला था, ई से अपन इन क्वेश्चंस को करेंगे। ई से क्वेश्चंस अगर अपन करेंगे तो ये हो जाएगा, ई से क्वेश्चंस को करेंगे तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 11, और 11 एक दे रखा है तो 11 एक से गुणा होकर 11 बराबर v2 माइनस 1, तो v2 बराबर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। 65 तक और कोई? नो। एक्सरसाइज 3 पर आ जाइए।
एक्सरसाइज 3 में, हाँ बेटा, एक्सरसाइज 3 में तो 16 ही टोटल है भाई। जाग गया कम से कम। एक गेंद 10 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है, पृथ्वी से टकराने पर 40% ऊर्जा नष्ट हो जाती है, तो टकराने के बाद गेंद कितना ऊपर जाएगी? एक गेंद किसी एच ऊंचाई से गिरती है, तो उसकी यहां पर पहुंचने पर ऊर्जा कितनी हो जाएगी? mgh। टक्कर खाकर मान लेते हैं वो एच डैश ऊंचाई तक जाती है, और टकराने में कितनी ऊर्जा का नुकसान हो रहा है, तो टकराने के बाद कितनी ऊर्जा बचेगी? mgh का 60%। और यही बची हुई ऊर्जा से गेंद कितना ऊपर जा रही है? एच डैश। तो इसी को क्या लिखा जाएगा? mg एच डैश। mg से mg, 0 से 0, तो यहां से एच डैश इज इक्वल टू 0.6h। 6 मीटर आ जाएगा। एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन 5 तक। बेटे दूसरा वाला सवाल अपन ने क्लास में किया हुआ है, जिसमें 37 डिग्री एक तिर्यक टक्कर का पहला सवाल। तिर्यक टक्कर में दो सवाल किए थे, दूसरा सवाल सॉरी। और दूसरे सवाल में हमने कुछ ऐसी बात की थी कि बॉल आती है, टकराकर एक बॉल ऊपर जाती है, कितना लिखा था? 3u/4, और हमने v2। और हमने दो चीजें यहां पर ज्ञात की थी कि एक तो ये थीटा बताओ और एक ये वेग बताओ। बस अभी फिलहाल यहाँ 3u/4 के बजाय क्या है? v/2। एग्जैक्ट वैसे ही सॉल्व कर लेना। और इसमें क्या होगा कि ये एक्स अक्ष से कोण क्या होगा बेटा, कि अगर ये बॉल ऊपर से आकर यहाँ टकराती है, तो ये वाली बॉल ए ऊपर जाएगी, तो ये बॉल नीचे जाएगी। और वहीं अगर ये बॉल ऐसे आती है और ये नीचे से कुछ कुछ ऐसे टकराती है, तो ये बॉल अगर ऊपर जाएगी, उल्टा बना दिया, हाँ ठीक है, ये बॉल अगर ऊपर जाएगी तो यहां से ये आई, इधर चली गई, बॉल बी का ये कोण बना। और अगर ये बॉल यहाँ रखी हुई है, ओके, अगर ये वाली बॉल यहाँ पर इस तरीके से टकराकर नीचे जाती है, ये बॉल ए है, और ये बॉल ए टकराकर अगर यहाँ से नीचे v/2 से जाती है, तो ये बॉल कुछ ऐसे गति करेगी। ऐसे गति करेगी तो ये वाला फाई यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला फाई यहाँ कुछ ऐसा बनेगा। जब नीचे बनेगा तो माइनस में आएगा, ऊपर बनेगा तो प्लस में आएगा। इसीलिए कुल मिलाकर यहाँ पर दोनों ऑप्शन, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, दोनों सही हो जाएंगे। आपको बस उसका परिमाण निकालना है। जो अपन ने क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है उसमें आ रहा है वो टेन थीटा की वैल्यू 3/4, तो 3/4 के हिसाब से हमारा थीटा 37 डिग्री आ रहा है। यहाँ पर वो 1/2 कुछ आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में लेना है। तो क्वेश्चन 2 सेम वैसे ही बना के देख लेना एक बार। इसके बाद 2 के बाद चौथा क्वेश्चन 4। ये बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन 4 में क्या कहा गया है? एक गोलाकार पिंड यहाँ पर इस प्रकार से r त्रिज्या का m द्रव्यमान का है, और एक दूसरा गोलाकार पिंड यहाँ पर इस प्रकार से 2r त्रिज्या व 5m द्रव्यमान का है। फिलहाल दोनों यहाँ पर विराम में रखे हुए हैं, दोनों में कोई गति नहीं है। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी अगर अपन यहाँ पर दिखाएं, तो ये केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? 12। अब दोनों को मुक्त अवस्था में छोड़ दिया, और छोड़ते से ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और आते हैं, और इस प्रकार से ये वाला और ये वाला कुछ ऐसे टकराते हैं। जब ये टकराएंगे तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी? पक्की बात। तो कुल मिलाकर दोनों ने मिलकर कितनी दूरी तय की? 9r। हाँ या ना? पहले केंद्रों के बीच की दूरी, अंत में जब टकरा गए तो दूरी, तो दूरी कितनी तय कर चुके हैं टक्कर तक में? 9r। तो कुल दूरी जो इन्होंने तय की है वो है 9r। उसमें से ये वाला चला मान लो x1 और ये वाला चला मान लो x2, तो मैं क्या लिख सकता हूं? x1 प्लस x2 बराबर 9r। और हम जानते हैं इस निकाय पर लग रहा बाह्य बल क्या है? निकाय प्रारंभ में विराम अवस्था में है कि नहीं है?
और अगर ऐसा है तो सेंटर ऑफ मास का विस्थापन कितना होगा? 0 होगा। तो क्या हम यहां पर कुछ ऐसी परिभाषा यूज करते हैं, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर 0? मुझे निकालना क्या है ये बताइए। छोटे गोले द्वारा तय विस्थापन यानी x1। तो मैं क्या लिख सकता हूं, m1 पहला मास कितना m, उसके द्वारा विस्थापन कितना, क्या ये x1 मुझे पता, दूसरा वाला मास कितना, दूसरे वाले का विस्थापन कितना 2, x2 को क्या लिख सकता हूं मैं 9r माइनस बराबर, इस समीकरण से क्या आ जाएगा, x1 अज्ञात मान हमें पता लगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 में अपने को बोला है कि एक इस प्रकार से एक ब्लॉक लटकाया हुआ है 2 किलो का, और ये यहां पर रेस्ट पर है। इसकी लंबाई 5 मीटर दी हुई है। एक गोली इधर है 10 ग्राम की, और ये 400 मीटर प्रति सेकंड से इसकी ओर आती है। जब ये गोली इसको पार करके बाहर निकल जाती है, तो यहां पर क्या बोला है कि गोली इसके पार करके बाहर निकल जाने के कारण ये ब्लॉक यहां से घूमकर किसी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर को प्राप्त कर। फिर पूछा है कि जब यहां पर ये कुछ ऊंचाई पर चला गया होगा, उसके पहले जब यहां पर गोली निकली है, गोली के लिए क्या लिखा हुआ है देखिएगा, गोली के लिए क्या स्टेटमेंट लिखा है कि गुटके से क्षैतिज दिशा में बाहर निकलने पर गोली का वेग, यानी कुल मिलाकर बात यहां पर क्या है कि जब ये गोली यहां से इस गुटके में टकराई, इससे टकराकर वो क्षैतिज दिशा में ही बाहर निकल गई। यानी ऐसा नहीं हुआ कि ये गुटका है, गोली आई, गोली आकर तेजी से क्षैतिज ही बाहर निकल गई। ऐसा नहीं हुआ कि गोली आई, गुटके से टकराई और गुटका यूं जाकर गोली ऐसे निकली। गोली कहीं पर कहां पर ही निकल गई बेटा, यही जब गुटका कैसा था, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर था, उसी दिशा में यहां पर गोली टकराकर बाहर निकल, यानी बिल्कुल यहां पर ये गोली यहां से आई, और बिल्कुल जब ये ब्लॉक टकराकर इससे क्षैतिज दिशा में ही ये गोली यहां से बाहर निकल गई किसी वेग v2। और चूंकि इस गुटके और इस गोली के बीच में यहां पर टक्कर हुई है, तो टक्कर के कारण इसको भी कुछ वेग मिला होगा, कितना v डैश, और इसी v डैश वेग के कारण ये गुटका चलकर कहां पहुंच गया, 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, इस v डैश वेग के कारण। तो सबसे पहले तो मैं क्या कह सकता हूं कि उस गुटके के वेग v डैश के कारण इसने कुछ ऊंचाई प्राप्त की, यानी यहां से यहां तक क्या लगा दिया मैंने, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। और मैं जानता हूं कि इसी गतिज ऊर्जा के कारण इसने ये ऊंचाई प्राप्त की है, तो मैं लिख सकता हूं हाफ एम वी डैश स्क्वायर बराबर एम जी, एम से, और यहां से वी डैश का मान आ जाएगा √2g, और यहां से हम लिख सकते हैं 2 अपनी जगह, g अपनी जगह, और h का मान 10 सेंटीमीटर, आके ना। और अब ये v डैश का मान जो कि मुझे पता लग चुका है, अब गुटके में गोली घुसने से पहले और घुसने के बाद में मैं क्या लगाऊंगा यहां से यहां, संवेग संरक्षण। और मैं क्या लिखूंगा कि 10 ग्राम की गोली इनटू 2 किलो का ब्लॉक इनटू बराबर 2 किलो का ब्लॉक इनटू वी डैश, और वी डैश का मान √2, और 10 ग्राम की गोली का वेग v2 हमें ज्ञात कर, ये नोट कर लो।
छठे वाले में कुछ एक वर्ड मिस है, तो वो किस चाल से चल रहा है? V/3, V/3 चाल से चलता हुआ बताया है। उसमें लिख लेना V/3। उसके बाद हो जाएगा वही फिर एक टक्कर वाला साधारण सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 तक एक्सरसाइज 3 में। हाँ जी, 10वां। एक यू चाल से 4m द्रव्यमान का पिंड ए विराम में स्थित 2m द्रव्यमान की किसी पिंड से आमने सामने प्रत्यास्थ टक्कर करता है। संघट्ट के पश्चात संघट्ट करने वाले पिंड ए की क्षयित ऊर्जा का भाग है। और बिल्कुल ये उसी फॉर्मूले पर 4m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 से अपन कर लेंगे। एक द्रव्यमान 4m, एक द्रव्यमान 2m, तो इजीली हो जाएगा ये। तो m1m2 ये हो जाएगा 4, 8 और 32, 8/9 आ जाना चाहिए इसमें। क्वेश्चन 14 तक। क्वेश्चन 15, 12। विराम अवस्था में स्थित 5m द्रव्यमान का एक कण अचानक 3 टुकड़ों में टूट जाता है। दो टुकड़े mm द्रव्यमान के परस्पर लंबवत और प्रत्येक v चाल से। प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा। बेटा तीसरा टुकड़ा जो है ना, उस तीसरे टुकड़े का आपको संवेग संरक्षण से क्या पता करना है? वेग। बस संवेग संरक्षण लगाओ, वेग पता करो, उसके बाद तीनों टुकड़ों की अलग अलग क्या लिख दो? गतिज ऊर्जा। पहले टुकड़े की हाफ एम बी स्क्वायर, दूसरे की भी हाफ एम बी स्क्वायर, और तीसरे टुकड़े की हाफ 3m, और जो भी उसका वेग आएगा उसका स्क्वायर। उसी से अपने को मुक्त ऊर्जा पता लग जाएगी। 16 में, 16 तक में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। कहां तक की अपन ने बात कर ली थी? एक बार मैं फिर से आपको जो चीजें हमने लिखी थी वो बात बता देता हूं। आपके सामने लिखा हुआ है, बिल्कुल लास्ट में जाते जाते हमने जो चीजें लिखी उसमें कहा कि अगर अल्फा 0 हो तो क्या होगा। तो आपने देखा कि यदि अल्फा 0 हो तो एक समान वृत्तीय गति हमें देखने को मिलेगी, और उस स्थिति में ओमेगा क्या रहेगा? कांस्टेंट। कण की चाल क्या रहेगी? बताओ। कांस्टेंट। पर कण का वेग, कण का वेग बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि दिशा बदलेगी। यानी मैं क्या बात करना चाह रहा हूं, एक बार फिर से समझ लो। हमने कहा कि अगर वृत्तीय पथ पर कोई कण घूम रहा है या ऐसे घूम रहा है, तो हमने यहां से कहा कि यदि अल्फा 0 हो तो उस स्थिति में ओमेगा अपने को क्या मिलेगा? नियत मिलेगा। और उसी को अपन ने कहा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। और उस स्थिति में हमने कहा कि कण जब यहां जा रहा होगा, यहां जा रहा होगा, यहां जा रहा होगा, उस हर एक स्थिति में उसको जो चाल मिलेगी, यानी वेग का जो
परिमाण मिलेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, परंतु यहां पर वेग नियत नहीं रहेगा। दिशा लगातार परिवर्तित होने के कारण बढ़े आगे। दूसरी चीज जो हमने यहां पर कही थी कि अगर अल्फा जीरो नहीं हुआ, अल्फा जीरो, यार इसको भी ये पहले से खराब था क्या। अल्फा अगर जीरो नहीं होता है और अल्फा बेटा यहां पर अपने को क्या मिलता है, नियत, तो उस स्थिति में हमने क्या सीखा, गति की समीकरण। और अल्फा अगर यहां पर क्या होता है, परिवर्ती होता है, तो परिवर्ती स्थिति में फिर हमें क्या करना पड़ता है, अवकलन और समाकलन का यूज करना पड़ता है। वो सारी बातें हमने लिखी थी, है ना। इसका मतलब थीटा का अवकलन करने पर, ओमेगा का अवकलन करने पर अल्फा। समाकलन वाली चीजें भी हमने लिख दी थी कि अल्फा का समाकलन अगर किया जाएगा T1 से, तो यहां पर क्या मिलेगा, ओमेगा टू माइनस, अगर यहां पर ओमेगा का समाकलन कर दिया जाएगा T1 से, तो क्या मिलेगा, थीटा टू माइनस थीटा वन। कुछ इस प्रकार की स्थिति में थी। तो चलिए कुछ सवाल हम लिख लेते हैं। लिखिएगा। ठीक है, लिखिएगा। एक पंखा, एक पंखा 100 चक्कर प्रति सेकंड, 100 चक्कर प्रति सेकंड की कोणीय चाल से घूम रहा है। स्विच बंद करने के, स्विच बंद करने के 5 मिनट बाद यह रुक जाता है। तो ज्ञात करें पहला, तो ज्ञात करें पहला रुकने तक तय किए गए, रुकने तक
तय किए गए कुल चक्करों की संख्या। रुकने तक तय किए गए कुल चक्करों की संख्या। दूसरा, कोणीय मंदन। कोणीय मंदन। तीसरा, इस अंतराल में औसत कोणीय चाल। किसी के पास वेक्टर वाली नोटबुक है क्या, क्लास नोट्स अभी भी? चक्करों की संख्या, कोणीय मंदन, पहले संख्या ज्ञात करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, एक चीज हमने सीखी हुई है कि कोण बराबर 2 पाई गुणा चक्करों की संख्या। यार ये माइक दिक्कत कर रहा है। चक्करों की, और मुझे कोण अगर पता लग जाए तो बढ़िया हो जाए। और कोण पता करने की बढ़िया स्थिति हमने शायद इक्वेशन नंबर 4 लिखी हुई है, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई 2 इंटू टी। देखो लिखी है ना चौथे नंबर की।
प्रारंभिक ओमेगा कैसे निकलेगा बेटा? तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें बोला क्या है, और हम जानते हैं प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 100 चक्कर, तो 100 चक्कर और हर एक चक्कर 2 पाई। तो यहां से ओमेगा का मान आ गया 200। तो हम यहां से ओमेगा नॉट की जगह लिख देंगे 200 अंतिम ओमेगा बटे कितनी देर में हुआ ये, 5 मिनट मतलब 300 सेकेंड। तो कुल चला गया कोण, चला, तो ये हो जाएगा 3 और ये 4 0 पाई रेडियन। चक्करों की संख्या की करूंगा, n बराबर थीटा बटे 2 पाई। इसके बाद इसके बाद अगर अपन बात करते हैं किसके लिए, अल्फा के लिए, तो अल्फा हम फर्स्ट इक्वेशन ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा 0, ओमेगा नॉट 200 पाई प्लस अल्फा टी का मान 300। तो यहां से अल्फा आ जाएगा माइनस के साथ 2 पाई/3। हमने वैसे भी मंदन पूछा है, तो मंदन बताते टाइम हम 2 पाई/3 में उसे माइनस गायब कर देंगे। फिर क्या बचा, औसत कोणीय चाल। औसत कोणीय चाल पूरे इस अंतराल में, पूरे इस अंतराल में मतलब रुकने तक में, तो रुकने तक में समय कितना है, 300 सेकेंड है ना। तो ओमेगा एवरेज का क्या फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी हो गया हमारा 300 सेकेंड, और उस 300 सेकेंड में कुल कितना कोण, 30,000 पाई। तो ये 20 से 20, 3 से ये 100 बार, तो औसत आ जाएगा 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। चले आगे। सवाल लिखो एक और।
ये हटा दो। तात्क्षणिक अल्फा निकालने के लिए क्या करते हैं बेटे? तो एक बार अवकलन करने पर ओमेगा प्राप्त होता है ना, तो कितना हो जाएगा? 2t माइनस, एक और बार अवकलन करने पर अल्फा प्राप्त होगा कितना? और दो नियतांक आ गया अल्फा, और ये यहाँ पर 2 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका तात्क्षणिक मान यहाँ पर अपने को नियत मिल गया है। अब अगर मुझे अल्फा एवरेज निकालना है, तो अल्फा एवरेज निकालना है तो वैसे तो मैं अल्फा एवरेज का क्या फॉर्मूला लगाता हूँ बेटा? एवरेज अल्फा ओमेगा 2 माइनस अपॉन T2 माइनस, क्या है अंतराल हमारा? 0 से 4। 0 पर ओमेगा कितना होगा, यहां से निकालेंगे, बोलो। 0 पर ओमेगा और 4 पर ओमेगा +4। 4 - - +4, 8/4, 2 रेडियन प्रति सेकंड। अभी पहले से क्या दे रखा है? ओमेगा। अल्फा पहुंचने के लिए मात्र एक बार अवकलन करेंगे, तो अल्फा आ जाएगा कितना? 2t माइनस, किस क्षण पर बताना है? तो अल्फा का मान t बराबर 5 पर बताना है। 5 रखेंगे तो ये आ जाएगा 6 रेडियन प्रति सेकंड। अल्फा एवरेज अगर मुझे निकालना है, तो अल्फा एवरेज क्या हो जाएगा बेटा? ओमेगा 2 माइनस अपॉन T2 माइनस, अंतराल क्या है? 1 से 2, है ना। एक पर मुझे ओमेगा बताना है, तो t बराबर 1 पर ओमेगा निकालो। 1, 9, 4, 5 आ जाएगा। और t बराबर 2 पर निकालो। 4 - 4, 4। तो कितना आ जाएगा? -8 रेडियन प्रति सेकंड।
चले पढ़े आगे। इस सवाल में क्या आंसर आया है? पक्का? क्या किया होगा? समाकलन। विराम यानी प्रारंभिक ओमेगा वन आपने कितना लिखा होगा बेटे? अल्फा का समाकलन किया होगा T1 से T2 तक में, और आपने इधर लिखा होगा ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां से अगर ओमेगा टू ज्ञात करना है, अल्फा मेरे पास है 4t³ प्लस 2t dt। जीरो से दो जब समाकलन करेंगे तो 4 अपनी जगह t³ का समाकलन t की घात 4 बटे, तो ये आ जाएगा t की घात 4। 2 अपनी जगह t का समाकलन t स्क्वायर बटे दो, दो से दो कटेगा, और फिर से लिमिट जीरो से दो रखेंगे तो 2 की घात 4 और 2 की घात 2, और जीरो रखेंगे तो पूरी चीज जीरो। तो ओमेगा टू अपना 20 रेडियन प्रति सेकंड। ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है इसमें क्या करना है? अवकलन, क्योंकि मुझे अल्फा पे आना है, पर यहाँ पर ओमेगा किसका फलन है? तो अवकलन के लिए क्या यूज करेंगे? ओमेगा डी ओमेगा बाय ओमेगा का मान यहाँ पर एक बार तो वैसा का वैसा ही छाप दिया जाएगा, और एक बार उस ओमेगा के मान का अवकलन थीटा के सापेक्ष, तो कितना हो जाएगा? 4θ+1। और ये अल्फा का मान अपने को कब पता करना है? जब थीटा 1 रेडियन हो। तो अल्फा के मान में थीटा का मान 1 रख दूंगा। तो 1 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2+1। और ये कितना हो जाएगा? 4+1। कितना हो जाएगा? 15 रेडियन प्रति सेकेंड। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात। हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध। रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध। चले, हमने क्या सीखा था पहले, मैं आपको उस बात से लिंक करता हूं, हम क्या पॉइंट तक पहुंच गए थे। मैंने आपको ये बताया था कि बेटे एक इस प्रकार से वृत्तीय पथ पे जब कोई कण गति करता है तो ये क्या होगा उसका? रेखीय वेग। ये क्या होगा उसका? त्रिज्य सदिश। और ये क्या होगा उसका? अक्षीय सदिश, यानी कोणीय वेग। कोणीय वेग कहाँ होगा? तो हमने कहा था अक्ष के अनुदिश, क्योंकि कोणीय वेग को हमने क्या बोला था? अक्षीय सदिश। रेखीय वेग क्या होगा? स्पर्श रेखीय दिशा में। ये क्या हो गया? स्पर्श रेखीय सदिश। और उस कण को केंद्र से मिलाने वाला जो सदिश हो गया वो हो गई त्रिज्या, त्रिज्य सदिश। और हमने यहां तक की बात कह दी थी कि ये तीनों चीजें आपस में एक दूसरे के लंबवत होती है। ठीक है। अभी हम यहाँ पर जानना चाहते हैं कि ये भी वेग है और ये भी एक वेग है। ये वेग हम पढ़ा करते थे, अब तक हर जगह यही वेग जानते थे। ये वेग तो अपन यहाँ पर सर्कुलर में आके जानने लगे हैं। इसको हम रेखीय वेग कहते हैं, इसको कोणीय वेग कहते हैं। अब हम सोचना चाहते हैं कि आखिर इनमें संबंध क्या होता है, ये कैसे रिलेटेड होते हैं, क्या इनमें भी कोई फॉर्मूला एक दूसरे को यहाँ पर रिलेट करने के लिए होता भी है या नहीं होता है, ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है।
तो हम इसके लिए समझते हैं कि ये जो रेखीय वेग है, ये जो कोणीय वेग है, इसके लिए मैं एक बार आपको सर्कल बनाकर बताता हूँ। और मैं कहता हूं कि सर्कल पर जब हम यहाँ कोई कोण थीटा की बात करते हैं, इस लंबाई को हम क्या कहते हैं बेटा, चाप। इसको एस से व्यक्त करते हैं, और ये क्या होती है, और सबसे डे वन पर अपन ने क्या फॉर्मूला लिखा था इस चाप और इस कोण में, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। रिपीट करो फिर से, कोण बराबर, तो चाप बराबर, तो एस बराबर थीटा इंटू आर। ठीक है, और हम इसी एस बराबर थीटा इंटू आर का अवकलन अगर कर दें, तो जब हम यहाँ समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों तरफ, इधर एस का अवकलन और इधर कुछ इस प्रकार से थीटा और आर का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटे, कि अगर हम किसी क्षण पर इस अवकलन की बात करते हैं, घूर्णन की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पर लिखने को मिलेगा ds बाई डी टी, से क्या कह देंगे, और यहाँ पर इन दोनों में से क्या चीज कांस्टेंट है, आर, और ये डी थीटा बाई डी टी को, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये इसका अदिश संबंध होता है, अदिश संबंध। क्योंकि हम जानते हैं वैसे तो जो सारी राशियां हैं ये सब कैसी हैं बेटे, सदिश। तो ये तो मात्र इसके अदिश संबंध को व्यक्त करने का एक रिलेशन है, v बराबर आर ओमेगा, या इसको बेहतर याद करने के लिए इस सीक्वेंस में याद किया जाता है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। अब बात यहाँ पर ये आती है कि इसको सदिश रूप में कैसे लिखा जाता है, सदिश रूप। हमने सदिश रूप में जब दो सदिशों के सदिश गुणन की बात की, क्रॉस प्रोडक्ट की बात की, याद है ना, और क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या कहते थे कि जिन दो सदिशों ए और बी का गुणन होता है, तो ए और बी का जब सदिश गुणन होता है तो उनका परिणामी ए और बी के तल के लंबवत आता है ना। हमने काफी बार ऐसी बातें की थी कि जैसे इस तल में यहाँ इस प्रकार से कोई सदिश ए है, कोई सदिश बी है, और उस ए और बी के बीच के हम सदिश गुणन की बात करते थे, तो हम क्या करते थे, दाहिने हाथ के इन उंगलियों से सबसे पहले ए की दिशा में रखते थे, फिर उसको क्रॉस प्रोडक्ट करके बी की दिशा में जाते थे, और जहां अंगूठा होता था वहां हमारे उस सदिश गुणन की दिशा होती थी। तो एग्जैक्टली यही सेम काम हम फिर से करना चाहते हैं, और हम यहाँ पर ये चेक करेंगे, मात्र मुझे चेक क्या करना है कि v सदिश मिलेगा ओमेगा और r के सदिश गुणन से। मुझे चेक बस इतना सा करना है कि ओमेगा क्रॉस r करूं या r क्रॉस ओमेगा करूं, मुझे और कोई डाउट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पर v उधर रखना है, इधर रखना है, इधर उधर का तो मामला क्लियर है कि v उधर ही रहेगा और ओमेगा और r इधर ही रहेगा। बस मुझे दोनों में से, क्योंकि आप जानते सदिश गुणन करने के दौरान हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि ए क्रॉस बी करना है, या क्योंकि ए क्रॉस बी की दिशा अलग होती है और बी क्रॉस ए की दिशा अलग होती है ना। तो हम यहाँ से सबसे पहले इस सदिश गुणन में चेक करके देख लेते हैं। तो अपने को यहाँ पर ये ऐसा तल नजर आ रहा है बेटा, ये ऐसे घूमता हुआ, यानी ये कौन सा हो गया अपना, वामावर्ती घूमता हुआ कण हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। इसका ओमेगा ऊपर, वी इधर, और ये आर। अब ध्यान से देखना, जब हम यहाँ पर ओमेगा की दिशा में उंगलियां रखेंगे सबसे पहले, और ये आर है, तो ओमेगा से आर की तरफ जब फिंगर्स को घुमाएंगे तो ये स्पर्श रेखीय दिशा में वेग मिला कि नहीं मिला। उल्टा करके देख लेते हैं, आर क्रॉस ओमेगा कर लेते हैं, ये आर है, पहले आर की दिशा में उंगलियां रख लेते हैं और ओमेगा की तरफ उंगलियों को घुमाते हैं, तो दिशा उल्टी मिली। कण कैसे घूम रहा है, तो यहां से हमें सदिश रूप में क्या मिल जाएगा, v सदिश बराबर ओमेगा क्रॉस। ठीक है, तो इसीलिए अपन अदिश रूप में भी सीक्वेंस से ही वैसे याद रखते हैं, मतलब हमारी प्रैक्टिस वैसी रहती है ताकि ये सीक्वेंस उल्टी ना हो जाए, v वेक्टर बराबर ओमेगा क्रॉस आर। और जब आप यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट को देखते हो तो आप यहाँ से बेहतर ये जानते हो कि क्रॉस प्रोडक्ट में जब परिमाण की बात की जाती है तो क्या लिखा जाता है बेटा, ओमेगा आर साइन थीटा, और ओमेगा और आर के बीच का एंगल कितना होता है, 90, तो यहाँ पर साइन 90। तो वापस से वही चीज हम लिख सकते हैं कि v का परिमाण बराबर ओमेगा।
आर क्या हो जाएगी, केंद्र से कितना दूरी पर कण चक्कर काट रहा है, वो त्रिज्या आर। ओमेगा उस केंद्र के सापेक्ष किस कोणीय वेग से वो वस्तु घूम रही है, और वी हो जाएगा उस जगह पर कितने स्पर्श रेखीय वेग से वो वस्तु गतिशील है। रेखीय वेग का परिमाण, या इसे आप यहां पर रेखीय चाल भी कह सकते हैं। रेखीय चाल, ये लिख लेते हैं। देखा, बढ़े आगे। एक सवाल के तौर पर सीख लेते हैं। इसमें अपने को कुछ ऐसा बोला है, ये एक संकेंद्रीय दो पथ है बेटा, और इन दोनों संकेंद्रीय पथों में अपने को ये कहा गया है कि एक R1 त्रिज्या का, अंदर वाला R1 त्रिज्या का पथ है जिस पर V1 चाल से चला जा रहा है, बाहर वाला R2 त्रिज्या का पथ है जिस पर V2 चाल से चला जा रहा है। यदि क्वेश्चन के फॉर्मेट में कर लेते हैं ताकि अपने को आसानी रहेगी, यदि
V1 बराबर V2 हो तो पहला जो आपको ज्ञात करना है वो है ओमेगा 1 बटे ओमेगा 2 क्या होगा, और दूसरा यहां पर हम ज्ञात करना चाहते हैं T1 बटे T2 क्या होगा। इसे सॉल्व करें। होगा ओमेगा 1 बटे ओमेगा 2 R2/R1, क्योंकि आप जानते हैं यहां से कि V बराबर ओमेगा R है। मुझे अगर ओमेगा के लिए लिखना है तो ओमेगा बराबर V/R लिख सकता हूं कि नहीं। और मुझे अगर यहाँ पर जानना है कि V अगर दोनों के सेम है, V1 V2 सेम है, तो ओमेगा और R क्या हो जाएंगे बेटा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। तो ओमेगा 1/ओमेगा 2 बराबर R2/R1, ये अपना आंसर हो जाएगा। T1/T2 कैसे आएगा कि T1 हम जानते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई बाय T, सही बात। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ओमेगा को प्रतिस्थापित करके 2 पाई बाय T लिख सकते हैं। तो ओमेगा की जगह 2 पाई बाय T समानुपाती 1/R। तो T समानुपाती, तो यहाँ से ये हो जाएगा R1/। ठीक है, यहाँ देखो एक और सवाल कि जैसे यहाँ पर अपने को एक फैन दिया हुआ है बेटा, और इस फैन की किसी पंखुड़ी पर ऐसे यहाँ पर पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट बी और यहाँ पॉइंट सी दिए हुए हैं, और अपने को बताना है कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी के लिए वी ए, वी बी व वी सी में क्रम या संबंध, क्रम समझते हैं ना, छोटा बड़ा बड़ा वैसे, ये अपने को बताना है। बराबर, जब पंखा घूमेगा तो आप जानते हैं कि पंखे के घूमने में यहां से यहां तक आने में ये पंखुड़ी पूरा समान समय में समान चक्कर करेगी ना। अरे पंखुड़ी तो सेम ही है ना बेटा, यानी इस पूरे पंखे का ओमेगा क्या है, सेम। यानी इस बिंदु का भी ओमेगा सेम, इस बिंदु का भी ओमेगा सेम, इस बिंदु का भी ओमेगा। और v बराबर, अगर ओमेगा सेम है तो रेखीय वेग किसके समानुपाती होंगे, यानी जो केंद्र से जितना ज्यादा दूरी पर होगा उसका रेखीय वेग उतना। फिर से रिपीट करता हूं, इंपॉर्टेंट बात है बेटा,
कि अगर मैं यहां पर बैठा हुआ हूं और यहां से मैं घूमती हुई किसी चीज को देखता हूं, जैसे पंखे की ही बात करते हैं, और पंखे का केंद्र हमने देख लिया, नजर डाल ली, और पंखे के केंद्र को देखते हुए हमने पूरी पंखुड़ी तक नजर डाली, तो केंद्र से पंखुड़ी का अंतिम सिरा जो होगा वो बहुत ज्यादा दूरी पर होगा, हाँ के ना। और केंद्र से जो पंखुड़ी के निकट का सिरा होगा वो कम दूरी पर होगा। और हम जानते कोणीय और रेखीय वेग में संबंध v बराबर, तो वो पूरी पंखुड़ी ये घूम तो साथ में रही है ना बेटा, इनफैक्ट पूरा पंखा साथ में ही घूम रहा है, तो पंखे के प्रत्येक बिंदु का कोणीय वेग ओमेगा क्या पाया जाएगा, सेम। तो रेखीय वेग किस बिंदु का ज्यादा होगा, जो जितनी ज्यादा दूरी पर होगा, आर ज्यादा होने पर उस बिंदु का रेखीय वेग भी उतना ही ज्यादा। ठीक है, बिल्कुल उसी आधार पर अगर ओमेगा सेम है इस क्वेश्चन में, तो वी आर के समानुपाती है। आर किसका सबसे ज्यादा है, सी का, तो वेग भी किसका सबसे ज्यादा होगा, सी का, उसके बाद डी का, उसके बाद E का। और इसीलिए बिल्कुल यहां केंद्र वाले जब बिंदु के रेखीय वेग की बात करेंगे, तो इस ज्यामिति का केंद्र यानी इस अक्ष पर मौजूद बिंदु के लिए आर क्या हो जाएगा बेटा, 0। हाँ के ना, अक्ष पर मौजूद उस बिंदु के लिए आर क्या हो जाएगा, और आर 0 हो जाएगा, तो उसका रेखीय वेग अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, सही है। घूमते हुए पंखे पर बिल्कुल सेंटर पर उंगली लगाओ, बिल्कुल सेंटर पे उंगली वही रहेगी, पर हल्का भी आजू बाजू अगर सेंटर से जरा सी भी आपने इधर उंगली लगा दी ना, उंगली यूं घूम जाएगी अपने पंखे के साथ। क्या कटेगी, तब जब उसमें पंखुड़ियों के बीच में घुसा देंगे, अकल के अंधो। मैं बात कर रहा हूं उस डायल के सेंटर पे। प्रैक्टिकल कर लेना ना भाई, कोई बड़ी बात नहीं है ना, प्रैक्टिकल कर लेना। तुम्हारे क्या घर पे पंखा नहीं है क्या, या उंगलियां नहीं है, कर लेना आराम से। ठीक है, बात समझ में आती है यहां तक की है। एक छोटी सी चीज और अपन देख लेते हैं। देखो बेटा, ये यहां पर कोई एक कण है, और ये कण इस परिधि पर एक समान वृत्तीय गति से घूमता है, एक समान वृत्तीय गति से। एक समान वृत्तीय गति से घूम पाने की परिस्थिति में हमने क्या देखा, आज हमने बात की कि उसका वेग, वेग नहीं, उसकी चाल क्या रहेगी, नियत। उसकी चाल क्या रहेगी, पर वेग उसका बदलता रहेगा, किस कारण से, दिशा बदलने के कारण। और हम उसी वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेग में परिवर्तन की बात करना चाहते हैं। और गौर से देखिएगा बेटे कि मान लो हमारा कण यहां से घूमकर किसी थीटा डिग्री को जाता है, तो यहां से यहां तक जब वो जाता है, तो उसके लिए परिमाण v मैंने समान रखा। परिमाण क्यों समान रखा, क्योंकि यहां लिखा हुआ है एक समान वृत्तीय गति, और यहां से यहां पर जाने पर उसने थीटा कोण घूमना पसंद किया। और थीटा कोण अगर वो घूमता है, तो मैं यहां से जानना चाहता हूं डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या होता है बेटा, वी फाइनल माइनस, और मैं उस परिमाण को कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं, सही बात है। और जिन दो सदिशों को अंतिम सदिश माइनस प्रारंभिक सदिश कर रहा हूं, उन दोनों सदिशों के परिमाण क्या है, एक समान। और एक समान परिमाण के दो सदिशों को जब हम घटाते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, 2v साइन थीटा बाई, पता है। तो अब उसी आधार पर आप बता सकते हैं, जैसे मान लो कोई कण, अब सवाल यहां से अगर करना चाहे कि कोई कण यहां से घूमकर
यहां तक जाता है, यानी इस बिंदु ए से इस बिंदु बी तक जाता है। आपसे पूछा कि इस एक चौथाई चक्कर में वेग में परिवर्तन कितना होगा, तो आप आराम से इस एक चौथाई चक्कर में यदि 4 है तो और हाँ यहाँ पर जो वेग में परिवर्तन होगा दिशा के कारण कितना कोण घूम गए, 90 हो जाएगा। तो कितना कोण घूमा जाए, हो जाएगा थीटा की जगह 180, तो 45। उस जितना कोण घूमा है उस कोण के आधार पर अपन यहाँ पर डेल्टा भी निकाल सकते हैं। तो होमवर्क में आपको ELP1 और ELP2 कंप्लीट निपटा लेनी है। ये जो साइड हो गया तो तूने छिलवा ही लिए, यहाँ के मैं उड़ा दूंगा। ELP1 और 2 कंप्लीट कर लेना बेटा। और एक कोशिश और करना, क्योंकि कल से अपना इस चैप्टर का, ये तो क्या थी, बहुत बेसिक सी बातें थी, इनमें पता नहीं हमने क्यों 2 लेक्चर 3 लेक्चर खर्च कर दिए। अपना काम यहां से शुरू होगा, जो अगले लेक्चर में हम पढ़ना शुरू करेंगे, यानी इंपॉर्टेंट सर्कुलर के कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं, है ना। तो यहां तक का आसानी से आप एक बार रिवाइज कर लेना। ELP1 और 2 करेंगे तो वैसे ही आपका 90% पार्ट तो रिवाइज हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन की सीक्वेंस बड़ी प्यारी रखी है ELP में, तो आप वैसे के वैसे ही पूरा निपटा लीजिएगा। थैंक यू।